गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग। अपन 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर में और चैप्टर का नाम था मृदा अभिक्रिया। ठीक है, मृदा अभिक्रिया में अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे आज, मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन। मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन क्या क्या हो सकते हैं। तो मृदा पीएच में परिवर्तन लाने वाले कारकों को दो भागों में बांटा गया है। मृदा पीएच में परिवर्तन लाने वाले कारकों को कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। एक अम्ल उत्पादक कारक और दूसरा भस्म या क्षार उत्पादक कारक। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहला कौन सा है, अम्ल उत्पादक कारक, और दूसरा कौन सा, क्षार या भस्म उत्पादक कारक। ठीक है, अब अम्ल उत्पादक कारक क्या होते हैं, कैसे ये प्रभावित करते हैं मृदा अभिक्रिया को। तो आप देखें कि कार्बनिक पदार्थों का जो विच्छेदन या विघटन होता है, इसका कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन या जब विघटन होता है, तो विच्छेदन या विघटन की प्रक्रिया में, विच्छेदन या इसको क्या कह रहे हैं, विघटन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, विघटन। तो विच्छेदन एवं या विघटन की प्रक्रिया में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के अम्लों का निर्माण होता है। कार्बनिक अम्ल भी बनते हैं और अकार्बनिक अम्ल भी बनते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के अम्लों का निर्माण होता है। जब इन कार्बनिक अम्लों का विघटन होता है, कार्बनिक अम्लों का विघटन होता है, तो इनके विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। कार्बनिक अम्लों के विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके अम्ल का निर्माण कर लेती है। क्या कर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके अम्ल का निर्माण कर लेती है। ठीक है, देखें आप कैसे अम्ल का निर्माण होगा। CO2 इसके साथ अभिक्रिया करेगी जल के साथ H2O, और इससे मिलेगा आपको H2CO3। इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। एक दुर्बल अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, दुर्बल अम्ल है। अब ये दुर्बल अम्ल, इसका विघटन होता है, इससे H+ आयन प्रोटॉन अपने को प्राप्त होते हैं, H2CO3। इससे इसका विघटन होगा, इसमें H+ प्लस CO3 माइनस में, HCO3 माइनस में। ठीक है, HCO3 माइनस में। अब ये HCO3 माइनस वापिस HCO3 माइनस ये फिर प्रोटॉन देगा, और प्रोटॉन देकर के और किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोनेट आयन, H+ और कार्बोनेट आयन। ठीक है, ये तो कार्बनिक अम्लों की बात थी। ठीक है, कार्बनिक अम्लों के विघटन से क्या उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, जो जल से आपके साथ क्रिया करके और अम्ल का निर्माण कर लेती है, कार्बोनिक अम्ल। और कार्बोनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है। दुर्बल अम्ल होने के कारण ये प्रोटॉन या H+ आयन और कार्बोनेट आयनों में टूट जाता है। ठीक है, बात करें अपन, यहाँ पर ने अकार्बनिक अम्लों की बात की, तो अकार्बनिक अम्ल जैसे HNO3 की बात कर लें या H2SO4 की अपन बात कर लें, तो ये दोनों ही क्या करते हैं, मृदा में प्रोटॉन देते हैं या H+ आयन देते हैं। ये अम्ल जो होते हैं वो कार्बनिक अम्लों के साथ मिलकर के, कौन से अम्ल, H2SO4, ये अकार्बनिक अम्ल हैं जो कार्बनिक अम्लों के साथ मिलकर के प्रबल अम्लीय माध्यम प्रदान करते हैं। कार्बनिक अम्लों के साथ मिलकर के प्रबल अम्लीय माध्यम प्रदान करते हैं। ठीक है, H2SO4 की बात करें या HNO3 की बात करें, तो ये सूक्ष्म जीवों द्वारा उर्वरक जैसे अपन सल्फर, अमोनियम सल्फेट आदि से इनको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नम प्रदेशों में अगर बात करें, वर्षा अधिक होती है, और वर्षा अधिक होने पर क्षारों का लीचिंग के द्वारा कमी होती है, ह्रास होता है, क्षय होता है। ठीक है, तो वहां पर जब क्षारों की लीचिंग होगी, लीचिंग से मतलब क्षारों की कमी हो जाएगी, और कमी होने के कारण वहां जब क्षारों की कमी होगी तो अम्लीयता
बढ़ जाती है। क्लियर? तो ये था अम्लीय अम्ल उत्पादक कारक। अगर क्षार या भस्म उत्पादक कारकों की बात करें तो मृदा निर्माण की कोई भी विधि, मृदा निर्माण की कोई भी विधि जो क्या करती है, विनिमय भस्म। विनिमय भस्म कौन से? विनिमय भस्म मतलब जो वे क्षार जिनका विनिमय होना है वो क्षार, जैसे अपन बात करें कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम आदि का निर्माण करती है, ठीक है, आदि का निर्माण करती है। अब इससे होता क्या है, इसके द्वारा होगा क्या कि इनकी अम्लीयता कम हो जाती है और क्षारीयता बढ़ जाती है। इनका निर्माण हो जाएगा, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम आदि इन क्षारों का निर्माण हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि मृदा की अम्लीयता में कमी आ जाती है और क्षारकता में वृद्धि हो जाती है। और इसके लिए सबसे अच्छी जो विधि है, इसके लिए सबसे अच्छी विधि क्या मानी गई है? अपक्षय विधि मानी गई है। इसके लिए अम्लीयता में कमी और क्षारकता में वृद्धि के लिए सबसे अच्छी विधि क्या मानी गई है? अपक्षय विधि मानी गई है, ठीक है। सबसे अच्छी विधि क्या है? अपक्षय विधि मानी गई है, जिसके द्वारा क्या करेंगे, जिसके द्वारा ये विनिमय धनायन में, जिसके द्वारा विनिमय धनायन में विनिमय जो धनायन है वो खनिज मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खनिज मुक्त होते हैं। और फिर इसके बाद में ये क्या करते हैं? कोलाइडों का अधिशोषण करते हैं, ठीक है। कोलाइडों के अधिशोषण के लिए आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अब इनमें क्या करेंगे, इन क्षारों में, क्षारों के साथ चूना पत्थर मिला देते हैं। क्षारों के साथ क्या मिला देते हैं? चूना पत्थर। और जैसे ही चूना पत्थर मिलाएंगे तो धात्विक धनायनों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। चूना पत्थर मिलाने से धात्विक धनायनों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा, जो सिंचाई का जल है वो भी विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के लवण पाए जाते हैं, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं। लवण होने के कारण जो धनायन है वो मृदा कोलाइड पर आसानी से अधिशोषित हो जाते हैं, ठीक है, अधिशोषित हो जाते हैं। और अधिशोषित होने से मृदा में क्षारकता बढ़ जाती है, ठीक है। ये कहते हैं कि अम्लीयता में कमी आ जाती है और क्षारकता बढ़ जाती है। अच्छा, जहां पर शुष्क प्रदेश है, कौन से? शुष्क, या ये कहते हैं कि अर्धशुष्क है, शुष्क प्रदेश या अर्धशुष्क प्रदेशों में जहाँ वर्षा कम होती है, दोनों जगह जहाँ वर्षा कैसी होगी? कम होगी। वर्षा की मात्रा यहाँ क्या होती है? शुष्क प्रदेश और अर्धशुष्क प्रदेशों में जहाँ वर्षा कम होती है वहां पर क्षारों की जो लीचिंग होती है, क्षार लीचिंग द्वारा बन जाते हैं आराम से। लीचिंग द्वारा नष्ट नहीं होते, मतलब नष्ट नहीं होते, इसका मतलब क्या है कि इनका निर्माण आसानी से हो जाता है तो वहाँ अम्लीयता में कमी और क्षारकता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो ये दो कारक थे जिससे मृदा के पीएच में आसानी से क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है। और वो दोनों कारक कौन से हैं? एक तो अम्ल उत्पादक कारक है और दूसरा है क्षार उत्पादक या भस्म उत्पादक कारक, ठीक है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपन, मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो मृदा पीएच को प्रभावित करते हैं, जिनसे मृदा का पीएच प्रभावित होता है? तो उनमें सबसे पहला जो कारक है वो है पैतृक पदार्थ। पहला कारक कौन सा है? पैतृक पदार्थ है। पैतृक पदार्थ के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं कि क्षारीय चट्टानों से बनी हुई जो मृदा है, क्षारीय चट्टानों से बनी हुई मृदा का जो पीएच होता है वो अम्लीय चट्टानों से बनी मृदा के पीएच की तुलना में ज्यादा होता है। क्षारीय चट्टानों से बनी मृदा का पीएच अम्लीय चट्टान से बनी मृदा के पीएच की तुलना में ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरा, अवक्षेपण की अगर बात करें तो जो वर्षा का जल होता है, किसका? वर्षा का जल होता है, उस वर्षा के जल में क्षारीय एलिमेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्षारीय तत्व पाए जाते हैं। क्षारीय तत्व कौन से? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं? वर्षा के जल से निक्षालित हो जाते हैं और इनके स्थान पर एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और खनिज आ जाते हैं। इनके स्थान पर कैल्शियम, मैग्नीशियम के स्थान पर क्या आ जाएंगे? एल्यूमिनियम एवं हाइड्रोजन और साथ में खनिज आ जाते हैं,
जिसके कारण क्या होता है कि अम्लीयता में वृद्धि होती है। एलिमेंट ये अम्लीय जो तत्व है वो आ जाएंगे तो उससे क्या होगा, मृदा की अम्लीयता बढ़ जाएगी। और अम्लीयता बढ़ने का मतलब क्या है कि पीएच का मान कम, जैसे जितना पीएच का मान कम होगा मृदा की जो अम्लीयता है वो उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अगली अपन बात करें तो कार्बनिक पदार्थों का विघटन, अच्छा टॉपिक है। कार्बनिक पदार्थों का जब विघटन होता है, कार्बनिक अम्लों का जब विघटन होता है तो CO2 और जल का निर्माण होता है, हमने पिछले टॉपिक में देखा। ठीक है, तो कार्बनिक अम्लों के जो विघटन से कार्बनिक पदार्थों के विघटन से कार्बनिक अम्ल CO2 और H2O बनते हैं। ठीक है, ये अम्ल क्या करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से क्रिया करके बाइकार्बोनेट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये अम्ल कार्बनिक अम्ल है, CO2 H2O ये बनते हैं। तो ये अम्ल कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, ये बाइकार्बोनेट बना लेते हैं। और बाइकार्बोनेट जल में विलय होते हैं। बाइकार्बोनेट क्या होंगे, विलय होते हैं और निक्षालित हो जाते हैं, जिसके कारण मृदा में क्या बढ़ जाती है, अम्लीयता बढ़ जाती है। जिसके कारण क्या होगा, मृदा की अम्लीयता बढ़ जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है, मृदा की अम्लीयता बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगला देखें आप, इसमें अगला है मूल वनस्पति की अपन बात करें तो जो जंगली वनस्पतियों से निर्मित जो घासें होती हैं, मृदा घासें हैं, जंगली वनस्पतियों से निर्मित मृदा घासों पर निर्मित मृदा की अपेक्षा अधिक अम्लीय होती हैं। ठीक है, मृदा घासों पर निर्मित जो मृदा है उसकी अपेक्षा ये अधिक अम्लीय होती हैं। शंकुधारी जो पौधे हैं, चौड़ी पत्ती वाले, शंकुधारी मतलब चौड़ी पत्ती वाले जो पौधों की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। शंकुधारी पौधे चौड़ी पत्ती वाले पौधों की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। ठीक है, अगला यहाँ बात करेंगे अपन फसल की प्रकृति। फसल की प्रकृति कि फसल किस प्रकृति की है, फसल की प्रकृति क्या है। तो जो घास वाली फसलें होती हैं, घास वाली जो फसलें होती हैं उनकी मृदा पीएच को प्रभावित करती है। घास वाली जो फसलें हैं वो मृदा पीएच को प्रभावित नहीं करती। ठीक है, केवल और केवल जो दलहनी है, घास वाली जो फसलें हैं वो मृदा पीएच को प्रभावित नहीं करती। केवल दलहनी जो फसलें हैं वो मृदा पीएच को प्रभावित करती हैं। ठीक है, कौन सी करेंगे, दलहनी फसलें, ये मृदा पीएच को प्रभावित करती हैं। अगली अपन बात करें कि मृदा की गहराई की बात करें तो मृदा की गहराई का मतलब ये है कि जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, शुष्क क्षेत्रों की जो अच्छी मृदा होती है, शुष्क क्षेत्रों की जो मृदा की जो अम्लीयता है वो मृदा की गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। मृदा की अम्लीयता समानुपाती मृदा की गहराई, तो गहराई बढ़ने के साथ साथ मृदा की अम्लीयता बढ़ जाती है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहां पर जिनकी निचली सतह का पीएच पृष्ठीय सतह से अधिक होता है। कुछ ऐसे शुष्क क्षेत्र होते हैं जहां पर जिनकी निचली सतह का पीएच पृष्ठीय सतह की पीएच से अधिक होता है। ठीक है, अगर आप इसमें देखें नाइट्रोजन उर्वरक, तो उर्वरकों का तो वैसे ही महत्व होता है मृदा में। ठीक है, तो जहां अधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है जिन उर्वरकों में, वहां पर अम्लीयता बढ़ जाएगी, और जहां कम नाइट्रोजन है वहां पर अम्लीयता कम हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से एक और जलमग्नता का मतलब पानी का जहां पर भराव ज्यादा हो। ठीक है, पानी का भराव ज्यादा हो तो जलमग्नता के कारण अम्लीय मृदाओं का जो पीएच होता है वो बढ़ता है। जलमग्नता जहां पर काफी समय तक, जिस मृदा में आपने अपने खेतों में भी देखा होगा, लंबे समय तक अगर पानी भरा हुआ है तो उस मृदा का जो पीएच है वो कम पीएच है वो बढ़ जाएगा, अम्लीय मृदाओं का पीएच बढ़ जाता है। और क्षारीय मृदाओं का जो पीएच है, अम्लीय मृदा का पीएच बढ़ जाएगा, क्षारीय मृदा का पीएच कम हो जाता है। ठीक है, तो ये 8 कारक थे जो
मृदा के पीएच को प्रभावित करते हैं। ठीक है।